आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो ईरान से आई है। 10 और 11 अगस्त 2026 को तेहरान से एक के बाद एक अनाउंसमेंट आना शुरू हो गई। एक ही दिन में 6 बड़े मिलिट्री और सिक्योरिटी कमांडर्स की नई नियुक्तियां कर दी गईं। ये उस वक्त हो रहा है जब ईरान की जंग अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, बस थोड़ी देर के लिए शांत हुई है। तो नेचुरली सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या निकलता है। इसको समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना पड़ेगा, बैक टू 1979। देखिए, 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाब हुआ था। पुरानी बादशाहत गिर गई और उसकी जगह आयतुल्ला खुमैनी साहब की लीडरशिप में एक नया इस्लामिक निज़ाम खड़ा हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक नए इनकलाब को हमेशा ख़तरा रहता है, अंदर से भी और बाहर से भी। पुरानी फ़ौज पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो शाह के ज़माने की फ़ौज थी। तो इस नए निज़ाम को बचाने के लिए एक बिल्कुल नई, पूरी तरह वफादार फोर्स बनाई गई, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसको आज पूरी दुनिया IRGC के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक फ़ौज नहीं थी, बेसिकली ये इनकलाब की निगरानी करने वाली और नए निज़ाम की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने वाली एक पैरेलल फोर्स थी। अब इनकलाब आने के फ़ौरन बाद 1980 में इराक़ ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जो जंग शुरू हुई ये 8 साल तक चली। इसने एक पूरी जनरेशन के कमांडर्स को तैयार कर दिया। यही वो जनरेशन है जो आज 4 दशक बाद भी ईरान की सिक्योरिटी की बागडोर संभाले हुए हैं। और इसी दौर में 1988 में IRGC के अंदर एक स्पेशल यूनिट बनाई गई जिसका नाम था कुद्स फोर्स। इसका काम था ईरान की सरहदों के बाहर जाकर काम करना, इंटेलिजेंस जमा करना, दूसरे देशों में ईरान के सपोर्टर गुटों को ट्रेनिंग और वेपन्स देना। लेबनान का हिजबुल्ला, गज़ा का हमास, इराक़ की शिया मिलिशिया, ये पूरा नेटवर्क इसी कुद्स फोर्स के ज़रिए खड़ा हुआ था, जिसे बाद में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाने लगा। अब इस कुद्स फोर्स के सबसे पहले कमांडर बने अहमद वहीदी। शिराज शहर में पैदा हुए वहीदी इनकलाब के फ़ौरन बाद ही IRGC में शामिल हो गए थे और इराक़ की जंग के दौरान इंटेलिजेंस के काम में एक्सपर्ट बन गए। 1988 में उनको कुद्स फोर्स की कमान मिली जो उन्होंने करीब 1 दशक तक संभाली। फिर 1997 में उन्होंने ये कमान कासिम सुलेमानी साहब को सौंप दी। अब ये नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा क्योंकि सुलेमानी आगे चलकर मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल मिलिट्री फिगर्स में से एक बन गए। और जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए। लेकिन वहीदी कहीं गायब नहीं हुए। उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री में बड़े पद संभाले, डिफेंस मिनिस्टर रहे, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की लीडरशिप भी की। तो बेसिकली 4 दशक तक कभी सामने से तो कभी पर्दे के पीछे से वहीदी ईरान की पूरी सिक्योरिटी मशीनरी का एक परमानेंट हिस्सा बने रहे। अब चलिए कहानी को थोड़ा आज के हालात के करीब लाते हैं। फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर एक बड़ा अटैक किया। इस अटैक में IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर मारे गए। और इंटरेस्टिंगली ये वही पाकपुर थे जो खुद हुसैन सलामी की जगह आए थे, जो 2025 की जंग में मारे गए थे। तो सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर IRGC ने अपने 2 टॉप कमांडर्स खो दिए। और इसी जंग में एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई और मार्च 2026 में उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि एक नया अनुभवहीन सुप्रीम लीडर जंग के बीचों बीच सत्ता संभाल रहा है। उसे 2 काम एक साथ करने हैं। पहला, अपनी खुद की सत्ता को मजबूत करना है। दूसरा, फौज पर एक पूरा भरोसेमंद कंट्रोल कायम करना है। और यहीं से हमें अगस्त 2026 की उन नियुक्तियों का असली मतलब समझ में आना शुरू होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली किसको कहां बिठाया गया है। अहमद वहीदी को आखिरकार बाकायदा IRGC का कमांडर इन चीफ बना दिया गया है, मेजर जनरल रैंक के साथ। इनके डिप्टी बनाए गए मुस्तफ़ा इज़ादी। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ बने अली अब्दुल्लाही और उनके डिप्टी बने क्यूमर्स हैदरी। IRGC की नेवी की कमान गई रियर एडमिरल अली उज़माई के हाथ में। और बासीज यानी वो इंटरनल पैरामिलिट्री फोर्स जो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को जवाबदेह होती है, उसकी कमान सौंपी गई हुसैन तायब को। और इससे एक दिन पहले एक और बड़ी नियुक्ति हुई थी
पुराने आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बना दिया गया था, जो ईरान की सबसे टॉप सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब इन नियुक्तियों के साथ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो भी बहुत कुछ बताती है। खामनेई ने वहीदी को हुक्म दिया है कि मैक्सिमम डिटरेंस यानी अधिकतम रोकथाम की तैयारी रखें, लेकिन साथ ही पावरफुल ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी तैयार रहें। अब नॉर्मली डिटरेंस का मतलब होता है कि अगर आप पर हमला हो तो आप जवाब देने की सलाहियत रखें, लेकिन यहाँ पर खुलकर हमलावर तैयारी की बात कही जा रही है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अब डिटरेंस का मतलब सिर्फ अगर हमला हुआ तो जवाब देंगे नहीं रह गया, बल्कि पहले कदम उठाने की सलाहियत भी रखेंगे, ये बन गया है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि इन तमाम नामों और लफ्ज़ों के पीछे असली मकसद क्या है, तो चलिए मैं इसको 3-4 पॉइंट्स में तोड़ के समझाता हूँ। नंबर 1 है, ये सारे नाम आईआरजीसी के उस बुनियादी फाउंडिंग जनरेशन से आते हैं जो 1979 के इनकलाब के दौरान या उसके फ़ौरन बाद फ़ौज में शामिल हुई थी। ये कोई नई जवान पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश नहीं है, ये उसी पुराने आजमाए हुए वफ़ादार तबके को दोबारा मजबूत करने की कोशिश है। यहाँ मिलिट्री इनोवेशन से ज़्यादा अहमियत लॉयल्टी और एक्सपीरियंस को दी गई है। नंबर 2 बात यह है कि ये पूरी एक्सरसाइज मुज्तबा खामनेई साहब की अपनी सत्ता को कंसोलिडेट करने की कोशिश भी है। जिन कमांडर्स को उन्होंने अहम ओहदों पर बिठाया वो उनके करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं, ताकि अगर आगे कोई हमला होता है तो फैसले तेज़ी से और एक ही डायरेक्शन में लिए जा सकें। नंबर 3 बात यह है कि जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग भी लगती है कि ये पूरी कवायद एक इशारा देती है कि तेहरान जंग को ख़त्म हुआ नहीं मान रहा, बल्कि सिर्फ रुका हुआ मान रहा है। डिप्लोमेसी और बातचीत की कोशिशें भी साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन उनके पीछे ये अजम्पशन है कि टकराव अभी लंबा खिंच सकता है। उसी हिसाब से पूरी सिक्योरिटी मशीनरी को तैयार रखा जा रहा है। और चौथी बात यह है कि इसका एक अंदरूनी सियासी एंगल भी है। रज़ाई की नियुक्ति ने उस अफसर की जगह ली है जो पार्लियामेंट स्पीकर और मुख्य बातचीत करने वाले गुट के करीब माना जाता था। तो मतलब इसका यह है कि अब आगे की बातचीत की डोर भी उस तबके के हाथ में जा रही है जो नरमी से ज़्यादा सख्ती और मुकावमत यानी रेसिस्टेंस की सोच पर यकीन रखता है। यहाँ असली सवाल अब ये नहीं रह गया है कि ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी, बल्कि ये है कि उस स्ट्रेटजी की डोर किसके हाथ में होगी। तो समराइज़ करके बात ये समझ में आती है कि 4 दशक पहले जो फ़ौज एक नए इनकलाब की हिफाजत के लिए खड़ी की गई थी, आज वही फ़ौज एक नई कम एक्सपीरियंस्ड सुप्रीम लीडर की सत्ता को संभाले हुए है। और ये सब हो रहा है एक ऐसी जंग के साए में जिसने इसके सबसे ऊपर के कई टॉप कमांडर्स को छीन लिया है। तेहरान के लिए आगे का दौर सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि अपने ही अंदरूनी ढांचे में भी एक बड़ी टेस्ट लेकर आने वाला है, जहां ये तय होगा कि पुराना वफादार तबका नए हालात में ईरान को किस दिशा में लेकर जाता है।